आज के क्लास में हम लोग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग कराघात, करापात और कर विवर्तन पर चर्चा करेंगे। कराघात से, करापात से और कर विवर्तन से जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम लोग एक सार्थक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने चर्चा की शुरुआत इस टॉपिक से करें कि सरकार जो टैक्स लगाती है, आखिर उसका उद्देश्य क्या क्या होता होगा। सरकार जो टैक्सेशन का प्रयोग करती है, टैक्सेशन का सहारा लेती है, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। एक आम आदमी सिर्फ ये जानता है कि सरकार टैक्स लेती है आय अर्जित करने के लिए, सरकार स्वयं आय जनरेट करने के लिए, अपने इनकम के लिए टैक्स लगाती है। ये बात सही है, लेकिन सरकार सिर्फ स्वयं के आय अर्जित करने के लिए ही टैक्स नहीं लगाती है, बल्कि टैक्स एक ऐसा औजार है, टैक्स एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से जो समाज में जो आर्थिक गैर बराबरी है, समाज में जो आर्थिक असमानता है, इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए भी सरकार करों का प्रयोग करती है, सरकार टैक्सेशन करती है। अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी सरकार करारोपण का सहारा लेती है। हम लोग यह बात जानते हैं कि देश की जो फिजिकल पॉलिसी है, देश की जो राजकोषीय नीति है, उस राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण औजार, एक महत्वपूर्ण हथियार उस देश का टैक्सेशन भी होता है। टैक्स लगाने वाले संस्थान को या टैक्स लगाने वाले ऑर्गेनाइजेशन को यह भली भांति पता होना चाहिए कि कर भार क्या है, कराघात क्या है, करापात क्या है और कर का विवर्तन क्या है। सरकार जब टैक्स लगाती है तो सरकार को यह स्पष्ट जानकारी होना चाहिए कि कराघात का मतलब क्या है, करापात का मतलब क्या है और कर का विवर्तन का क्या मतलब है। जब सरकार टैक्स लगाए तो किस पर कराघात होगा, किस पर करापात होगा और करों का विवर्तन कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी सरकार को होना चाहिए। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सरकार करों के माध्यम से जो आय अर्जित करती है, ये सरकार के आय का कैसा स्रोत है। हम ऑप्शन देते हैं। सरकार टैक्स के माध्यम से आय अर्जित की, यह राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है, यह पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है, या राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों है। जब आप राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को ठीक से समझे होंगे तो आप बता पाएंगे कि जो टैक्स के माध्यम से सरकार आय अर्जित कर रही है, यह राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। हम लोग राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में ये चर्चा किए थे कि ये सरकार के आय का एक ऐसा स्रोत है जिससे अगर सरकार आय अर्जित करती है तो सरकार की जिम्मेदारियों में कोई बढ़ोतरी नहीं होता है। मतलब जब सरकार टैक्स के माध्यम से आय अर्जित करेगी तो उस आय को लौटाने की आवश्यकता नहीं होगा, उससे सरकार के जवाबदेही में कोई वृद्धि नहीं होती है। और राजस्व प्राप्ति सरकार के आय का एक ऐसा स्रोत है जिससे सरकार के परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होता है। तो हम लोग ये भी चर्चा कर लिए कि कर के माध्यम से सरकार जो आय अर्जित करेगी, ये आय का राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। अब चलिए हम लोग आज के टॉपिक पर आए कि आखिर कराघात क्या है, करापात क्या है और कर विवर्तन क्या है। हम लोग जानते हैं कि सरकार जब किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी संस्था के ऊपर, किसी उद्योग के ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर जब टैक्स लगाती है, तो यदि वह टैक्स की राशि
वह सरकार को दे रहा है, तो इसका मतलब है कि कराघात उस व्यक्ति पर लगा है जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार को टैक्स दे रहा है। या आप ऐसे समझिए, कराघात को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, कराघात कर के प्रारंभिक भार को कहा जाता है। कराघात के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कर का प्रारंभिक भार है, इसे हम लोग कराघात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार चीनी उद्योग के ऊपर टैक्स लगाए। यह टैक्स की राशि उसी चीनी उद्योग को सरकार को देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कर का जो प्रारंभिक भार है वह चीनी उद्योग पर लग रहा है। मतलब कराघात किस पर हुआ? जो सरकार को कर शुरू में दे रहा है। कर के प्रारंभिक भार को कराघात कहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए चीनी उद्योग के ऊपर सरकार टैक्स लगाई और चीनी उद्योग थोक विक्रेता के ऊपर इसे टाल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब थोक विक्रेता इस टैक्स को खुदरा विक्रेता के ऊपर टाल दिया। खुदरा विक्रेता इस टैक्स को टाल देता है ग्राहक के ऊपर। टैक्स सरकार किस पर लगाई थी? तो सरकार टैक्स लगाई थी चीनी उद्योग के ऊपर। चीनी उद्योग क्या किया? उसी टैक्स को थोक विक्रेता पर टाल दिया। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता पर टाल दिया और खुदरा विक्रेता ग्राहक के ऊपर टाल दिया। तो हम लोग यहाँ ये समझे कि अंतिम रूप से टैक्स दे रहा है ग्राहक। मतलब ग्राहक पर करापात हुआ और चीनी उद्योग के ऊपर कराघात हुआ। तो हम लोग देख लिए, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। हम लोग देखें कि यदि सरकार किसी चीनी उद्योग के ऊपर टैक्स लगाई, टैक्स की रकम सरकार को कौन देगा? तो चीनी उद्योग देगा। मतलब कर का प्रारंभिक भार किस पर पड़ा? कर का प्रारंभिक भार चीनी उद्योग पर पड़ा। मतलब चीनी उद्योग के ऊपर कराघात हुआ है, कर का प्रारंभिक भार पड़ा है। तो इस तरह से कर के प्रारंभिक भार को हम लोग कहते हैं कराघात या इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। लेकिन हम लोगों ने यहाँ समझा कि चीनी उद्योग टैक्स के राशि को थोक विक्रेता के ऊपर टाल दिया, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता के ऊपर टाल दिया, खुदरा विक्रेता ग्राहक के ऊपर टाल दिया और अंततः जो टैक्स है वह ग्राहक के पैकेट से लिया जा रहा है। कर का जो अंतिम भार है इस ग्राहक के ऊपर पड़ा, तो कर के अंतिम भार को हम लोग करापात कहते हैं और कर के प्रारंभिक भार को कराघात कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, करदाता के रूप में नाम दर्ज उसका होगा जिस पर कराघात होता है। जिस पर कराघात होगा, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन जिस पर होगा, उसका नाम सरकार के पास करदाता के रूप में दर्ज होगा। लेकिन जिस पर करापात होगा, जो अंतिम रूप से सरकार को टैक्स दे रहा है, उसका नाम सरकार के पास करदाता के रूप में नहीं रहता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कर के प्रारंभिक भार को कहते हैं, तो कर के प्रारंभिक भार को हम लोग कराघात कहते हैं, कर के अंतिम भार को करापात कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि किसका नाम करदाता के रूप में दर्ज रहेगा, तो जिस पर कराघात होता है उसका नाम करदाता के रूप में दर्ज रहता है। जिस पर करापात होगा उसका नाम करदाता के रूप में दर्ज नहीं होगा। एक बात और जान लेना है, कराघात और करापात में अंतर रहता है।
जैसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर कराघात होता है वह कर का विवर्तन कर सकता है, लेकिन करापात होने के बाद वह कर का विवर्तन नहीं कर सकता है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन नहीं कर सकता है। तो हम लोगों के सामने एक शब्द आया कर विवर्तन, कर विवर्तन। तो ये जान लेना होगा कि आखिर ये कर विवर्तन है क्या। कर विवर्तन का मतलब ये है कराघात से करापात में जाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं कर विवर्तन। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कराघात से करापात में जाने के प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कर विवर्तन। इसको ऐसे समझा जाए, जैसे सरकार चीनी उद्योग के ऊपर जब टैक्स लगाई थी तो चीनी उद्योग इस टैक्स को किस पर टाल दिया, ये टाल दिया थोक विक्रेता के ऊपर। मतलब चीनी उद्योग यहाँ कर विवर्तन कर दिया किसके ऊपर, तो थोक विक्रेता के ऊपर। थोक विक्रेता कर विवर्तन किस पर कर रहा है, तो खुदरा विक्रेता के ऊपर। खुदरा विक्रेता कर विवर्तन किस पर कर रहा है, ग्राहक के ऊपर। लेकिन ग्राहक कर विवर्तन नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी संस्था के ऊपर, किसी उद्योग के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर जब कराघात होता है तो वह कर का विवर्तन कर देता है। कर का विवर्तन आंशिक भी हो सकता है, कर का विवर्तन पूर्ण भी हो सकता है, पूर्ण कर विवर्तन भी हो सकता है और आंशिक पूर्ण विवर्तन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए चीनी उद्योग के ऊपर यदि सरकार 100 करोड़ रुपया टैक्स लगाई, यदि 100 करोड़ रुपया ये पूरी तरह से टालने में सफल हो जाएगा तो इसका मतलब है कर का आंशिक विवर्तन हो रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यदि चीनी उद्योग पूरे कर राशि को यदि थोक विक्रेता के ऊपर टालने में सफल हो गया तो यहाँ पूर्णतः कर विवर्तन हो रहा है। यदि मान लीजिए कि चीनी उद्योग 20 करोड़ रुपया स्वयं टैक्स दे रहा है और 80 करोड़ रुपया थोक विक्रेता के ऊपर टाल दे रहा है, तो यहाँ जो करों का विवर्तन हुआ है यह आंशिक हुआ है। तो हम लोग अभी जो समझे कराघात, करापात और कर विवर्तन, कई बार आपको कंफ्यूज किया जाएगा इस तरह से प्रश्न पूछकर। जैसे बोर्ड में भी आप देख रहे हैं, प्रश्न है कर विवर्तन प्रक्रिया है, ऑप्शन दिए हुए हैं कराघात से करापात तक जाने की, करापात से कराघात तक जाने की, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि कराघात से करापात में जाने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग कर विवर्तन कहते हैं। कर विवर्तन के संदर्भ में एक बात हम लोगों को और जान लेना है। कर विवर्तन के बारे में एक बात और जानिए कि जो कर विवर्तन है वह आगे की ओर भी हो सकता है, टैक्स आगे की ओर भी शिफ्ट हो सकता है और पीछे की ओर भी शिफ्ट हो सकता है। कब कर आगे की ओर शिफ्ट होगा, कब कर पीछे की ओर शिफ्ट होगा, इसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार चीनी उद्योग के ऊपर टैक्स लगाई। चीनी उद्योग इस टैक्स को यदि गन्ना उत्पादक, जब सरकार चीनी उद्योग के ऊपर टैक्स लगाई है और चीनी उद्योग टैक्स को विवर्तित कर दिया गन्ना उत्पादक की ओर, तो इसका मतलब है कि कर का विवर्तन पीछे की ओर हो रहा है, पीछे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यदि चीनी उद्योग इसी टैक्स को विक्रेता की ओर यदि शिफ्ट कर दिया तो करों का विवर्तन आगे की ओर होगा। यहाँ फिर से सुनिएगा, हम लोगों ने देखा कि यदि कोई उद्योग कच्चा माल के उत्पादक के ऊपर यदि टैक्स को शिफ्ट कर देगा, इसका मतलब है कर का विवर्तन पीछे की ओर हुआ। यदि उद्योग कर का विवर्तन विक्रेता की ओर कर देगा तो कर का विवर्तन आगे की ओर होगा। हम लोग उदाहरण से समझे कि चीनी उद्योग पर टैक्स लगा और चीनी उद्योग कर का विवर्तन कर रहा है गन्ना उत्पादक की ओर, मतलब कच्चा माल उत्पादक की ओर यदि टैक्स का विवर्तन कर दिया तो यहाँ कर का विवर्तन पीछे की ओर हो रहा है।
लेकिन यदि चीनी उद्योग टैक्स का विवर्तन कर देता है थोक विक्रेता की ओर या विक्रेता की ओर, तो कर का विवर्तन आगे की ओर होता है। तो हम लोग यहाँ जो प्रश्न बन सकते हैं एक बार फिर से देख ले। प्रश्न रह सकता है कि करदाता के रूप में नाम दर्ज किसका होता है? जिस पर कराघात होगा, जिस पर करापात होगा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति पर कराघात होता है, जिस व्यक्ति पर इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन होगा, उसी का नाम करदाता के रूप में दर्ज रहता है। तो कराघात से, करापात से जिस प्रकार के प्रश्न रहते हैं हम लोग उस पर भी चर्चा कर लिए। बोर्ड में 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे कर के अंतिम भार जिसे टाला नहीं जा सकता कहलाता है, ऑप्शन दिए हुए हैं, कराघात कहलाएगा, करापात कहलाएगा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फिर दूसरा भी प्रश्न दिया हुआ है। इन दोनों प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और इन प्रश्नों को आप कमेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।